हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के भूगोल के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक मीन्स दोस्तों क्या आता है? जो स्वयं आता है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं होती है। और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, यानी कि वो पेड़ पौधे जो अपने आप उगते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और वन्य जीवन, और वनों में जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 चैप्टर आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और दोस्तों 6th क्लास के लेसन भी आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल चुका है कि हमारा चैप्टर क्या है, और हमने आपको इसको समझा भी दिया है। अब चलते हैं पाठ की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। और दोस्तों ये परिवर्तन का कारण क्या है? ये परिवर्तन का कारण हमने आपको 6ठी क्लास में ही पढ़ाया था कि देखिए कि जलवायु में परिवर्तन के साथ, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप ऊंचे स्थान पर जाएंगे, वहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है, वो परिवर्तित होती चली जाएगी। उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते रहेंगे, जलवायु के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो पेड़ पौधे आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वनस्पति की वृद्धि 2 चीज़ों पर दोस्तों निर्भर करती है। एक तो तापमान, ठीक है, यानी कि ऊष्मा, और दूसरा नमी। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों पर निर्भर करती है वनस्पति की वृद्धि, यानी कि पेड़ पौधों की वृद्धि इन 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। इसके अलावा दोस्तों और क्या है कि ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई, ये 2 और कारक हैं जिन पर निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति इतनी घनी है वो, और उसके प्रकार में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आमतौर पर दोस्तों अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में दोस्तों बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसमें से पहली श्रेणी कौन सी दोस्तों? वन। अब वन क्या होता है? वन वो होता है जो पृथ्वी का कोई हिस्सा, जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उसको हम वन कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि जो वन होते हैं वो कहाँ उगते हैं? जहाँ पे उपयुक्त तापमान हो उनके लिए, और वर्षा की कोई कमी ना हो, भरपूर वर्षा हो, ऐसे स्थानों में वन उगते हैं। तो इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन हो सकते हैं। तो दोस्तों वन 2 तरह के आपको मिलेंगे। एक तो सघन होंगे जो बिल्कुल घने होंगे, और एक खुले खुले होंगे जिसमें पेड़ पौधे खुली दूरी दूरी पर स्थित रहते हैं। दूसरा दोस्तों जो प्रकार है प्राकृतिक वनस्पति का, वो है घास स्थल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्यम वर्षा, तो जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे वन उगते हैं, और जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, ना तो बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक, तो उस जगह पर आपको कौन से स्थल मिलेंगे देखने को? घास स्थल दोस्तों मिलेंगे, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ दोस्तों किस जगह पे उगती है? जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ उगती है, यानी शुष्क प्रदेशों में जहाँ पे पानी की कमी होती है। उसके बाद दोस्तों आप अगर देखेंगे कि विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में
पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में इस पाठ्य में बताया गया है। उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन होते हैं, ठीक है। यानी कि आप ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ेंगे तो आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे, जो शंकु के आकार के होते हैं। रेगिस्तानों में जाएंगे तो कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। आर्द्र प्रदेशों में जाएंगे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे, यानी जिनके मजबूत तने होते हैं वो वृक्ष देखने को मिलेंगे। काष्ठ में दोस्तों मजबूत तना होता है। तो सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। यानी कि जब हिमालय पर्वत की ओर आप जाएंगे और ध्रुव रेखा से ध्रुवों की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको हिमालय पर्वत पर ही अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों देखते हैं आगे। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण दोस्तों क्या बताया गया है? जलवायु। तो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव का एक मुख्य कारण है। तो अब यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति, उनके गुण, वहाँ के प्रवास और वहाँ के वन्य जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे हम इस लेसन में। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील, ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो दोस्तों इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह आपको दिखाई देंगे जब आप ऊंचाई से देखेंगे तो, ठीक है। तो इसमें में आपको पहला पढ़ना है वन। वन के अंदर आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आप समझी गए, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा वो वन, और सदाबहार मतलब जो हमेशा हरा भरा रहेगा। वन मीन्स आप जानेंगे जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं धरती के जिस भाग पर उसे वन कहते हैं। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, इसमें ये भूमध्य रेखा है और ये आपका उष्णकटिबंध है। तो इस क्षेत्र में आपको ये इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पे पानी की कमी हो जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। तो दोस्तों जहाँ पर पेड़ों को पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ उसको एडजस्ट कर लेती हैं, उस मौसम को, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो पेड़ों की पत्तियाँ जहाँ पर मौसम शुष्क नहीं होता वहाँ पर कभी भी पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ती नहीं है, और ऐसे जंगल क्या होते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं। और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी दोस्तों क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंचता। अगर आप ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें तो वहाँ पर दिन के समय भी जो प्रकाश है वो पेड़ों के जो जंगल है उनके अंदर नहीं पहुँचता है। तो आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पेड़ पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे। ये देख लीजिए, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप। एनाकोंडा क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो ये भी दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों किन वनों को कहते हैं? ये दोस्तों मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन जैसा कि नाम से आप समझ गए कि ये मानसून में उगते हैं। ये दोस्तों कहाँ उगते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के एक बड़े हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उगते हैं,
चित्र 6.4 में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद दोस्तों इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जन संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष नीम की शुष्क मौसम में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, तो दोस्तों इसमें जो पर्णपाती वन है वो हैं दृढ़ काष्ठ वाले वनों में साल के वन, सागवान के वन, नीम, शीशम के वन। तो दोस्तों दृढ़ काष्ठ वृक्ष किस किस काम में आते हैं? फर्नीचर और यातायात और निर्माण संबंधी सामग्री बनाने के लिए उपयोग होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर जंगली जानवर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। ठीक है, ये देखिए शेर का चित्र यहाँ पे दिखा रखा है, बाघ का, ये गोल्डन लंगूर भी यहाँ पे दिखा रखा है। और दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन की अगर हम बात करें तो ये मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। अगर हम बात करेंगे मध्य अक्षांशों की या फिर शीतोष्ण सदाबहार क्षेत्र में अगर आप जाएंगे ग्लोब पर, तो उन प्रदेशों में आपको जो वन मिलेंगे वो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं। और ये भी दोस्तों सदाबहार वन है, यानी कि ये भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ पे दोस्तों आपको शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद कौन कौन से जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं? तो यहाँ रहते हैं बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो यूकेलिप्टस दोस्तों ये कौन सा पेड़ होता है? ये जो आप सफ़ेदे का पेड़ होता है आपका, वो होता है दोस्तों ये। उसके बाद यहाँ पे आप गोल्डन लंगूर देखने, हाथी देख सकते हैं चित्र में। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो दोस्तों उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर आप क्या देखेंगे कि अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये शीतोष्ण में ही, शीतोष्ण क्षेत्र में जब आप और आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, इस तरह के वन मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये आपको वन कहाँ मिलेंगे? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में आपको ये वन मिलेंगे। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो जब भी दोस्तों मौसम शुष्क आता है तो ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और बाज, ऐश, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के दोस्तों आम जानवर है। और फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फिजेंट क्या होता है और मोनाल क्या होता है? ये तो दोस्तों देखिए ये होता है फिजेंट, ठीक है, और दूसरा है पक्षी है मोनाल। ये इस तरह के पक्षी भी आपको शीतोष्ण पर्णपाती वनों में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात हम करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्व, जैसे मान लीजिए ये आप कर देते हैं ऐसे, तो पूर्व ये आपका पूर्व होता है और उत्तर पूर्व, यानी कि ये जो इलाका है ये पूरा इलाका पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। महाद्वीपों के पश्चिमी
एवं दक्षिण पश्चिमी इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियाँ भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती है। तो ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भूमध्य सागर वनस्पति यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो जो दोस्तों भूमध्य सागर एक समुद्र है जिसके आसपास ये वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है ये। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर संतरा, अंजीर, जैतून एवं भूंजी तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म और एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों फलों की खेती ज़्यादा होती है। इसको विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति को, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ जीवन दोस्तों बहुत ही कम मिलता है और यहाँ फल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। बात करते हैं अगले वन की। तो अगला दोस्तों जो वन है वो है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों तक हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको भव्य शंकुधारी वन मिलेंगे। इन्हें टैगा भी कहते हैं। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। लुगदी क्या होता है दोस्तों? जब पेपर जो आपका बनता है तो पेपर बनाने से पहले लुगदी बनती है। ये लुगदी पेड़ से प्राप्त होती है, उसके बाद फिर उस लुगदी से पेपर बनाए जाते हैं जो सामान्य अखबारी कागज़ बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। इनमें रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अगला जो है ये टॉपिक, क्या आप जानते हैं में देखिए आप कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ दोस्तों क्या है? शुद्ध या अनछुआ है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों शंकुधारी वनों का फोटो। ये देखिए ये हिमालय में बर्फ़ गिरी हुई है, ये यहाँ पे बर्फ़ नहीं है इस टाइम। ये शंकुधारी वन आपको मैंने दिखा दिए। अब चलते हैं घास स्थल की ओर। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति का जो दूसरा प्रकार है वो है घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल की सबसे पहले हम बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो घास स्थल है तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर घास स्थल फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ दोस्तों कौन सी वनस्पति हो गई? यहाँ हो गई कि यहाँ पर निम्न या फिर मध्य प्रकार की वर्षा होती है। यह घास काफ़ी तो अब दोस्तों बात करते हैं इन घास की। तो इन घास की जब आप ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक
बढ़ जाती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का एक उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये घास स्थल है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके और भी लोग हमारे इस वीडियो से जुड़ सकें। अगला जो घास स्थल है वो शीतोष्ण घास स्थल है। शीतोष्ण प्रदेश में उगने वाले घास स्थल को शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में होती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप जानते हैं कि इस भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम भी बताए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। तो दोस्तों भारत का तो एक ही रेगिस्तान है जो बड़ा है, वो है थार मरुस्थल राजस्थान में। और ये दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, क्या आप जानते हैं मैं, ये विभिन्न प्रकार के घास स्थल है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल की अगर हम बात करें तो सवाना जो घास स्थल है वो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोज जो घास स्थल है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस जो वेनेजुएला में नानोस पाया जाता है। लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो पैम्पास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। डॉन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ प्रकार हैं जो कि घास स्थल के प्रकार हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे प्रदेशों के हिसाब से। तो कटीली झाड़ियों की हम बात करते हैं कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती है। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको सबसे ठंडा महसूस होगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। मतलब जब हल्का सा ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है उस समय इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इन जो लाइकेन छोटी झाड़ियाँ जो ध्रुवीय प्रदेशों में आप उगती हैं उनको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ये दोस्तों वनस्पतियाँ जो हैं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर की अगर हम बात करें तो उन पर मोटा फर यानी कि जो उनकी चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। वो इसलिए दोस्तों मोटी होती है क्योंकि वो ठंडी जलवायु में रहते हैं। तो उस ठंडी जलवायु से वो चमड़ी उनको सुरक्षित रखती है, ठंड से बचाती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन से हैं? सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। तो इसमें से देखिए दो चित्र आपको दिखा भी रखे हैं। ध्रुवीय भालू है ये और ये वॉलरस है। एक और है आई थिंक नीचे, और दोस्तों ये सील है। तो ये तीन आपको ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरा पाठ पढ़ा। और दोस्तों ये देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जो घास स्थल यहाँ पे दिया हुआ है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और क्लासेस के टेस्ट में 7, 6 में भी दोस्तों ये पूछा जाता है। 7th क्लास में पूछा जाता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये कई बार देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी मोटिवेटेड वीडियो बना सकें जो कि आपके काम आए, आप पढ़ के अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी आप क्रैक कर सकें।
तो दोस्तों ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो दे रखे हैं, इनको आपको करना है। ये होमवर्क है आपका। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।